हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हम बोर्ड पे क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारे चल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल से 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं, बोर्ड पर जो क्लासेस हैं, ये हमारे रिवीजन पर्पस के हिसाब से, मतलब जैसे हमको क्विक रिवीजन करना है आर्टिकल वाइज, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टार्टिंग से पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, तो मैं पार्ट वाइज ही आपको सारे टॉपिक्स करा रही हूँ और इस हिसाब से करा रही हूँ। मतलब अगर आपका कोई छोटा एग्ज़ाम है यदि, मतलब जैसे कि कांस्टेबल वगैरह का है, ये इन एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये टॉपिक्स जो हैं ये मोर देन इनफ है। बट जैसे जिनको बिल्कुल डीप से पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, या किसी हायर एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो पीडीएफ की फॉर्म में आपकी क्लासेस चल रही हैं अभी पॉलिटी की और केमिस्ट्री की। वैसे आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है काफ़ी दिन से नहीं हो पा रही है, वो क्योंकि सेट ही नहीं हो पा रहा कि उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में लाऊं या बोर्ड पे लाऊं। तो मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री की जो क्लास है वो भी बोर्ड पे करा देनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि साइंस के अंदर के वो अगर हम पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो जो आपकी पॉलिटी की जो बेसिक वाली क्लास है उसको ऐसा करते हैं, उसको पीडीएफ फॉर्म में ही रखते हैं। ये वाली जो है रिवीजन वाली, ये ऐसे ही चल रही है एज इट इज़, मतलब बोर्ड पे करा दी जाएगी। और जो केमिस्ट्री की है वो भी बोर्ड पे करा दी जाएगी। और फिर धीरे धीरे जो एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें से या तो देखेंगे फिज़िक्स करना है या बायो करनी है या फिर ज्योग्राफी करनी है, तो वो भी सब्जेक्ट बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था? मतलब हमने आर्टिकल 28 तक कर लिया था। ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 28 है वो हमको क्या बताता है? तो आर्टिकल 28 तक, मतलब आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो क्या हमने पढ़ा था, वो हमने जो हमारा अधिकार था वो था हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है। तो वो हमने लास्ट क्लास में, मतलब वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आर्टिकल 28 के बाद 29 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स आते हैं और उसके अंतर्गत हमारे कौन से राइट्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो पढ़ेंगे। और साथ में मैं वो भी पढ़ाऊँगी कि कुछ आर्टिकल्स हमारे ऐसे हैं जिनको क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं बट अब उनको निरस्त कर दिया गया है, या फिर कुछ को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे 30 तक आ गया, 30 के बाद 31 आज जैसे निरस्त कर दिया आर्टिकल 31, तो वो मैंने नहीं कराया, वो छुड़वा दिया, उसके बाद डायरेक्ट 32 करके बोल दिया कि हाँ फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए। जब करा रही हूँ तो इतना तो डिटेल में बताऊँ ही। तो जैसे आर्टिकल 31 है, 31 निरस्त कर दिया, 31 का A, B, C ये पार्ट, इनको क्या है, इनको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी। ठीक है। चलिए अब हमारा कौन सा अधिकार रह गया है? जो फंडामेंटल राइट आता है, जो हमारा मौलिक अधिकार आता है, वो हमारा कौन सा आता है? वो आता है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कौन सा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। वैसे तो ये हमारा आर्टिकल 29 से आर्टिकल 31 तक आता है, लेकिन आर्टिकल 31 क्या है, उसको निरस्त कर दिया गया है। मतलब 31 जो है उसको निरस्त कर दिया गया है, और उसकी जो क्लॉज है 31A, B, C उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए हम जो ये हमारा अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें आपको आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 ये इतना ही रहने देती हूँ। ठीक है। तो इतना ही, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बट मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, मैंने आपको बता तो दिया है कि ये जो है ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, और अब उसको निरस्त कर दिया गया है ना। तो शैक्षणिक एवं जो सांस्कृतिक एवं जो शैक्षणिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है,
वो हमारा कौन सा है, वो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक आता है। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29 है या अनुच्छेद 30 है, वो हमको क्या बताता है, अब हम वो जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा आ गया आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। तो हमारा अनुच्छेद 29 जो है वो हमको क्या बताता है, वो बताता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक इन द सेंस ऑफ के जो माइनॉर होते हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ में जो आते हैं, चाहे वो कोई किसी धर्म के हों। माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, ईसाई हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर वो माइनर हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके क्या अधिकार हैं। तो जो आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29 है, वो क्या है, अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनका संरक्षण करता है। मतलब जो उनके अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के, उनको जो भी हित हैं उनके संबंध में, मतलब उनके लिए जो भी हितकारी जो भी चीज़ है, तो उनका संरक्षण कौन करता है, उनका संरक्षण जो हमारा आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 जो है उनका संरक्षण करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है हमारे संविधान के अंदर, तो हमारा आर्टिकल 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आर्टिकल 30 में, मतलब जो हमारा अनुच्छेद 30 है, क्या आता है नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 30। वो भी क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ही है। तो वो हमको क्या बताता है, अल्पसंख्यकों को अपनी अल्पसंख्यकों को अपनी, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार, को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने व चलाने का अधिकार। तो आर्टिकल सॉरी, जो आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल 30 जो है, अनुच्छेद 30 है, वो हमको क्या बताता है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो माइनर लोग होते हैं, तो वो क्या है, उनकी अपनी शैक्षणिक संस्थान, मतलब अपने शिक्षा संबंधित वो अपनी संस्थानों को खोल सकते हैं और उनको चला सकते हैं। तो ये उनको अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है, ये अधिकार उनको आर्टिकल 30 यानी कि आर्टिकल 30 के तहत उनको प्राप्त है। क्योंकि हम सांस्कृतिक एवं शिक्षा शैक्षणिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी में जो भी लोग आते हैं हमारे देश के अंदर, वो उससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 29 है वो तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है या हितों का संरक्षण करता है, और जो हमारा आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यकों के जो लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उन वो क्या है, अपनी जो क्या कर सकते हैं, जो उनकी शैक्षणिक संस्थान है, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है, जो स्कूल वगैरह है, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट नहीं, एक बार हमेशा बात याद रखना, जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या है, अपने स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें क्या है, किसी धर्म से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाती है, ऐसा कुछ नहीं बताती है, नहीं बच्चों को सिखाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड जैसे गुरुकुल वगैरह हो गए या फिर और क्या मदरसे वगैरह हो गए, तो उनमें थोड़ा धर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो
ऐसा कुछ नहीं करती है। तो अब जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो माइनर लोग होते हैं, तो वो अपनी शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं और उनको चला सकते हैं। मतलब कोई भी माइनर है तो वो क्या है, वो अगर चाहे कोई स्कूल खोलना, कोई कॉलेज खोलना, उनको क्या कर सकता है, वो खोल भी सकता है और उनको चला भी सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत उनको ये अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 30 के तहत उनको ये अधिकार प्राप्त है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हमारा आएगा आर्टिकल 31। कौन सा आर्टिकल आएगा हमारा? आर्टिकल 31, जो कि अब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार नहीं है, उसमें नहीं आता, मतलब उसको निरस्त कर दिया गया है। पहले आता था इसी के अंदर, तो उसको मैं क्या है, उसको मैं इससे रब कर दूंगी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। मतलब जिस अधिकार को निरस्त कर दिया गया है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ कि जिससे साथ के साथ आपको पता चलता रहे। तो अब क्या है? निरस्त अधिकार। मैं ऐसे डाल देती हूँ, आप समझ लेना, निरस्त अधिकार, निरस्त अधिकार। तो जो अधिकार निरस्त हो गए हैं, जिसको हमारे संविधान से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, वो कौन सा है? पहले अनुच्छेद 31। कौन सा? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 31। तो जो आर्टिकल 31 है वो क्या बताता है हमको? वो बताता है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 31 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? 31 के तहत। या फिर संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, या फिर संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिकार है हमारा, ये पहले था, स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे ये था मूलतः, जब संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन बाद में क्या है, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो अब ये क्या है हमारा? ये कानूनी अधिकार है। मतलब इसको क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि आर्टिकल 31 में आता है ना, 30 के बाद फिर 32 कराती, तो फिर ये ऑब्जेक्शन होता कि आर्टिकल 31 क्यों नहीं कराया। ठीक है, मैं सारा आपको बताती चल रही हूँ, जिससे आपको जो पहली बार पढ़ रहा हो उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जिनको ऑलरेडी पता है तो उनको तो पता ही है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता, तो उनको भी मैं साथ के साथ इसलिए करवा रही हूँ। और दोबारा 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि साथ के साथ आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ कानूनों की सुरक्षा। मतलब कुछ हमको क्या है, उनको क्या है, ये मतलब वो फंडामेंटल राइट में ना होकर उनको क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कानूनों की सुरक्षा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? कुछ कानूनों की सुरक्षा। तो वो कानूनों की सुरक्षा है क्या क्या, उनके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 31 का क्लॉज ए। क्या आता है? जो आर्टिकल 31 है उसका क्लॉज ए, तो वो हमको क्या बताता है? संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। क्या बताता है? संपदा के अधिग्रहण के लिए
कानून की सुरक्षा। मतलब हमारी कोई संपदा वगैरह है, उस पे क्या है, किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी भी तरीके का, तो उसके अधिग्रहण हेतु हमको क्या है, कानून की सुरक्षा प्रदान होगी। ठीक है, तो कुछ कानूनों की सुरक्षा है हमारे उसमें, तो वो भी क्या है, हम मान सकते हैं कि हमारा एक तरीके से फंडामेंटल राइट ही है। फंडामेंटल राइट है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई और ही कब्जा कर ले तो सीधी सी बात है ना, तो उसके अधिग्रहण, संपदा है, मेरी संपदा है, तो उसके अधिग्रहण हेतु तो कानून है, तो कानून मेरी तो सहायता करेगा, कानून मेरी तो हेल्प करेगा, तो इसीलिए ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 का ही, जो हमारा आर्टिकल 31 है उसका क्लॉज बी आता है। क्या आता है, क्लॉज बी आता है। तो वो हमको क्या बताता है, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। क्या है, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। मतलब कुछ अधिनियम और विनियम ऐसे होते हैं जिनकी वैधता हमको कानून के द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है, मतलब हम कानून की मदद ले सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से अधिकार ही है। ठीक है, तो ये भी हमको किसने दिया, ये भी हमने संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसने हमको ये भी एक तरीके का अधिकार प्राप्त करवाया है। मतलब ये हमारा एक तरीके से हम अधिकार समझ सकते हैं। लेकिन सरकार चाहे, यदि सरकार चाहे तो ये जो हमारे जो कानूनों की सुरक्षा है इनको खत्म कर सकती है। देखो ऐसे है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है, सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ डेवलपमेंट करना चाहती है, तो सरकार क्या है, उसको जो उसका मतलब एग्जैक्ट में एट प्रेजेंट उसकी जो कीमत है उससे भी ज़्यादा वो गवर्नमेंट अपनी हिसाब से डबल ट्रिपल जो भी वो उसको ठीक लगे तो उस हिसाब से उसका कंपनसेशन देगी। और अगर वो पर्सन नहीं भी देना चाहता तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो जबरन ज़बरदस्ती भी उससे उसकी वो प्रॉपर्टी ले सकती है। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। जो संपत्ति का अधिकार है तो कानूनी अधिकार बन चुका है। तो कानूनों की सुरक्षा तो हम पढ़ रहे हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, है ये फंडामेंटल राइट के अंदर ही, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर सरकार से रिलेटेड कोई बात है तो तब हमारा इन दैट केस ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आई होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 31 का क्लॉज, अब ये क्लॉज क्या है, क्लॉज के बारे में किसी को कन्फ्यूज़न होती होगी। तो जैसे 31 है तो 31 का पार्ट ए, पार्ट बी या सेकंड या थर्ड, तो इनको हम पार्ट ए बी ना बोल के क्लॉज बोल देते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब इनको हम क्लॉज बोल देते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो इसलिए जहाँ मतलब कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जिनको कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए मैं वो भी चीज़ आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, आर्टिकल 31B, जो कि हमको क्या बताता है, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। तो कुछ अधिनियम और विनियम होते हैं, उनकी वैधता के बारे में हमको आर्टिकल 31 का बी क्लॉज बताता है। ठीक है, अब आर्टिकल 31 का सी क्लॉज, अनुच्छेद 31 का सी क्लॉज क्या बताता है, क्या कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन पर क्या है, प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। नीति निर्देशक सिद्धांतों पर क्या है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उन पर क्या है, प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। सिद्धांत पर प्रभाव डालने
वाले कानूनों की सुरक्षा। हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, जो जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उन पर सिद्धांतों पर जो प्रभाव डालने वाले कानून हैं, मतलब उन पर जो प्रभाव डालने वाले कानून, जब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे आगे, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, ये मतलब जब हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन तो तभी करूँगी कि मतलब राज्य कोई भी कानून वगैरह बनाता है तो इनको दिमाग में रखते हुए या इनको मद्देनज़र रखते हुए राज्य कोई भी नियम कानून बनाता है, ये राज्य के लिए लागू होते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए नहीं। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उन पर प्रभाव डालने वाले जो कानून है, उनकी सुरक्षा कौन करता है, आर्टिकल 31 का जो क्लॉज सी है वो उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31 का जो क्लॉज सी है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 31 का क्लॉज डी। क्या आता है, आर्टिकल 31 का क्लॉज डी। अब ये क्या बताता है, इसके बारे में भी जानते हैं। ओके, चलिए तो आर्टिकल 31 का जो हमारा क्लॉज डी है वो क्या बताता है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से मतलब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से, मतलब राष्ट्र के विरोध में जो भी गतिविधियां होती हैं, तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा, संबंधित कानूनों की सुरक्षा। तो आर्टिकल 31 का जो क्लॉज डी है वो क्या बताता है कि जो राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधियां होती हैं, हमारा जो राष्ट्र है उसके विरोध में जिस भी तरीके की कोई यदि कोई गतिविधि होती है तो उससे संबंधित जो कानून है उससे क्या है, सुरक्षा प्रदान करना है ना। मतलब कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, उस पर आरोप लगा दिया गया कि ये क्या है, ये राष्ट्र के हित में कोई काम नहीं कर रहा था, मतलब इस तरीके की कोई एक्टिविटी है, झूठा है सच्चा है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ किसी पर कोई आरोप लगा दिया, तो उसको क्या है, उस पर्सन को यह अधिकार है कि वो इस आर्टिकल के तहत अपने मतलब अपनी बात को रख सकता है, अपने उसके जो फेवर में जो भी प्रूफ वगैरह है वो इकट्ठा कर सकता है। तो वो उसको क्या, अब क्या किया गया, उसको अब इस एट प्रेजेंट में उसको जिससे मतलब उसको निरस्त कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 31 का क्लॉज डी है उसको अब निरस्त कर दिया गया है। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांसेस हैं, कोई ज़्यादा ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये चीज़ें, इतनी डीप चीज़ें पूछी जा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं पूछी जाती। जो है प्रेजेंट में वो ही पूछी जाती है, या फिर उस किसी आर्टिकल से संबंधित कोई अमेंडमेंट हुआ हो या एट प्रेजेंट में उस पर कोई चर्चा हो तो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट फिर भी मैं आपको सारा एक बार एक्सप्लेन करके चल रही हूँ, मतलब क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है, तो रिवीजन पर्पज़, बट ये फिर भी डिटेल है, इससे ज़्यादा डिटेल है वो पीडीएफ वाली क्लास में पढ़ा रही हूँ। तो ये मत समझिएगा कि हाँ बस रिवीजन पर्पज़ से है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये है, अब इसमें क्या है, इसमें फुल डिटेल में एक एक बात एक्सप्लेन करूँ तो वो तो पीडीएफ वाली क्लास में बता रही हूँ, तो इसलिए अब यहाँ सारा कुछ इतना थोड़ी ना वो होगा। तो ये है कि हर आर्टिकल के बारे में आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 31 का डी क्लॉज है उसको अब क्या कर दिया गया है, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब
इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 32। कौन सा आता है? आर्टिकल 32। चलो तो आर्टिकल 32 देखते हैं अब। कौन सा आर्टिकल देखते हैं हम? आर्टिकल 32 देखते हैं। जो कि हमको क्या बताता है? जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस नाम से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिनको हम रिट्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जिनको हम रिट्स के नाम से वो जानते हैं, तो हमारी जो रिट्स हैं, जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं, वो हमारी 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, 5 तरीके की रिट्स होती हैं। तो जो हमारी रिट्स होती हैं, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल हार्म हो रहा है इन रिट के तहत, तो हम क्या है, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब बस 5 रिट है, उन 5 रिटों के बारे में मैं आपको एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? हमारा आर्टिकल 32 में आता है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि मूल अधिकारों को प्रावर्तित करने के लिए, मतलब जो हमारे, ऐसे लिख लो, मूल अधिकारों को प्रावर्तित करने के लिए, किसके लिए? जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रावर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। करने के लिए उच्चतम या सर्वोच्च, उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो बता तो अपनी लैंग्वेज में रही हूँ जिससे समझ आ जाए, बट जो एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज है, एग्जैक्ट जो बुक्स में लिखी हुई है या जो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं बिल्कुल वो लिखती हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बीच बीच में थोड़ा देखना पड़ जाता है। तो जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे क्या है, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, उनको परावर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, तो ये किस में आता है? ये हमारे आर्टिकल 32 में आता है, जिसको हम रिट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनमें शामिल याचिकाएं कौन सी हैं? याचिकाएं कौन सी हैं? 5 याचिकाएं हैं। तो पहली क्या आती है हमारी? नंबर फर्स्ट जो हमारी रिट आती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम, पहली जो हमारी रिट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो हमारी दूसरी रिट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं परमादेश के नाम से। किसके नाम से? परमादेश के नाम से। ठीक है, फिर आती है हमारी तीसरी रिट। कौन सी रिट आती है? तीसरी रिट आती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिषेध के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको हम? प्रतिषेध के नाम से। फिर हमारी आती है रिट नंबर 4। कौन सी रिट आती है हमारी? रिट नंबर 4। तो रिट नंबर 4 को हम किस नाम से जानते हैं?
उत्प्रेषण के नाम से। किस नाम से? उत्प्रेषण के नाम से। जो हमारी चौथी रिट है उसको हम उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमारी लास्ट रिट आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? 5वीं, अधिकार प्रेच्छा। क्या है हमारी 5वीं रिट? अधिकार प्रेच्छा। क्या है? अधिकार प्रेच्छा। तो ये सारी जो पांचों की पांचों रिट है ये हमारे आर्टिकल 32 में आती हैं। उत्प्रेषण में क्या है, अधिकार प्रेच्छा में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, परामर्श में क्या है, प्रतिषेध में क्या है, वो मैंने डिटेल में आपको सब बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का फर्स्ट पार्ट भी आता है जिसको जो क्या है अब निरस्त हो गया है, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, देन आर्टिकल 35। उसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा आर्टिकल 32 का फर्स्ट पार्ट, अनुच्छेद 32 का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है? जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत, या हम वो कह सकते हैं राज्य कानूनों की जो संवैधानिक वैधता पर विचार, मतलब कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल 32 का जो पहला पार्ट है वो क्या बता रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत जो राज्य कानून है, तो राज्य कानूनों की जो संवैधानिक वैधता है, राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। तो आर्टिकल 32 का जो पहला पार्ट है वो क्या बताता है कि जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत जो राज्य कानून है, तो राज्य कानून की जो वैधता है उस पर विचार नहीं। तो ये इसको क्या है, इसको अब निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मैं आपको एक एक आर्टिकल एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक आर्टिकल के बारे में बता रही हूँ, ताकि आपको सारा पता हो कि कौन सा आर्टिकल अब निरस्त कर दिया गया है, कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है। ठीक है, बेशक एग्ज़ाम में ये ना आए, ना पूछे, रेयरली पूछा जा सकता है, वो भी कि बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई लेवल का एग्ज़ाम है उसमें, बट फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि पूरे जितने भी आर्टिकल हैं कौन से आर्टिकल में क्या है, क्या बातें बताई गई हैं। तो इसलिए मैं आपको सारा बता रही हूँ। मैं चाहती तो इनको बस छोड़ के बस 5 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बता देती, उनके आर्टिकल्स के बारे में बता देती, बस हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, बट नहीं है, ऐसा नहीं। तो आर्टिकल 32 का जो पहला पार्ट है तो वो क्या है, जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत जो राज्य कानून है उनकी जो संवैधानिक वैधता है उस पर विचार नहीं। इसको क्या कर दिया गया, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 33 की तरफ। आर्टिकल 33, तो आर्टिकल 33 जो है वो हमको क्या बताता है, अनुच्छेद 33 हमको क्या बताता है,
तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 33 है। तो इस भाग द्वारा, किसके भाग द्वारा, इस भाग द्वारा आर्टिकल 32 द्वारा, इस भाग द्वारा मतलब ये जो भाग दिया गया है इसके द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रदान किए गए अधिकारों को मतलब इस भाग के द्वारा जो भी क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, संशोधित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 32 के तहत जो है, तो इस भाग लिख दिया है तो आर्टिकल 32 समझिए, तो उस क्या है, जो भी अधिकार हमको प्राप्त किए गए हैं तो उसके अंदर जो भी संशोधन करने की जो पावर है, जो भी अमेंडमेंट करने की जो किसको पावर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसकी शक्तियों के बारे में, किसकी शक्तियों के बारे में, मतलब जो प्रदान किए गए जो अधिकार हैं उनको क्या है, संशोधित करने की संसद की शक्ति, उसमें अमेंडमेंट करने की जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी जो पावर है, उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 33 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में, ये रिट जो है, इस भाग की जगह आप रिट्स कर लीजिए, रिट्स, ठीक है, रिट्स द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधन करने की संसद की शक्ति, ठीक है। इस भाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो रिट्स द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको क्या है, संसद द्वारा संशोधित करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 33 में दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 34, आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 क्या बताता है, अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 क्या बताता है, अनुच्छेद 34 क्या जानकारी देता है कि रिट द्वारा प्रदत्त पर, रिट्स से लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ जाना, रिट्स द्वारा प्रदत्त, रिट्स मतलब जो संवैधानिक उपचार है, तो इतना तो आपको पता ही है। तो रिट्स द्वारा जो प्रदत्त है, रिट्स द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में, प्रदत्त पर उन स्थितियों में, मतलब जो भी स्थितियां हैं उन स्थितियों में रोक, जबकि किसी स्थान पर रोक, जबकि किसी स्थान पर सैन्य शक्ति, क्या है, जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, क्या लगा हो, सैन्य शासन लगा हो। यदि कहीं आर्टिकल जो 34 है, आर्टिकल 34 है, वो हमको क्या बताता है, वो हमको क्या जानकारी देता है, तो देखो सुनो, जो रिट्स हैं, जो क्या है हमारे जो रिट्स हैं, जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं, तो उनके द्वारा प्रदत्त
पर उन स्थितियों में रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। रिट्स जो है वो क्या है, हमारे 5 हैं, 5 रिट्स हैं। तो 5 रिट्स के तहत हमको जो उन रिट्सों के तहत जो जो हमको अधिकार प्राप्त हैं, तो आर्टिकल 34 के तहत उन 5 रिट्स पर क्या रोक लग सकती है, मतलब रोक लग जाती है आर्टिकल 34 के तहत। किस कंडीशन में, कब लग जाती है, जब क्या है, जब उस किसी स्थान पर सैन्य शासन हो। तो हमारी जो ये रिट्स हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसको राइट होता है कि वो अपना लॉयर मतलब एडवोकेट, अपना वकील हायर करे, ठीक है। उसको मतलब जो भी राइट्स होते हैं मैंने सब आपको बताया हुआ है। तो वो उस कंडीशन में यदि उस किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा है और किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो ये जो रिट है, मतलब वो उस रिट के तहत उसका जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 34 के तहत वो ख़त्म हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, तो वो क्या है, वो निरस्त तो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उस स्थान पर सैन्य मतलब सेना का शासन है। किसका शासन है? सेना का शासन है, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? हमारा आर्टिकल 34 के तहत आता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट है और हमारा लास्ट आर्टिकल है हमारे इस टॉपिक का, आर्टिकल 35। कौन सा है? आर्टिकल 35। तो हमारा जो आर्टिकल 35 है वो हमको क्या जानकारी देता है? जो रिट्स हैं, रिट्स के प्रावधानों को मतलब जो भी रिट्स हैं हमारी, जो संवैधानिक उपचार हैं, तो रिट्स के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन, प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। तो आर्टिकल 35 के तहत क्या है कि जो हमारी रिट्स हैं, तो रिट्स के जो प्रावधान है, रिट्स के अंदर जो 5 बातें हैं, प्रावधान है, तो उसको प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। तो उसको प्रभावी बनाने संबंधी, प्रभाव में लाने संबंधी, तो जो भी विधायन है वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 35 के तहत आते हैं, आर्टिकल 35 के तहत आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक जो भी बातें बताई गई हैं वो रिट संबंधी हैं। तो हमारी क्या है? 5 रिट्स हैं। क्या है हमारी? 5 रिट्स हैं, ठीक है। रिट्स के बारे में मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस मैंने आपको 5 रिट्स के बारे में बता दिया है, क्योंकि वो क्या है, हमको रिवीजन ही तो करना है इसमें। डिटेल में तो मैंने आपको बताई हुई है, तो डिटेल में तो आप वहाँ से कर लेंगे या कर भी लिया हो। तो जो रिट्स है, रिट्स के जो प्रावधान है, रिट्स के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी जो विधायन है वो हमारे आर्टिकल 35 में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब वैसे तो क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स है, मतलब किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत कौन से आर्टिकल को क्या किया गया, निरस्त किया गया, तो ये सब है। ये सब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। हमको बस ये है कि पढ़ना है और उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वो भी मैं इसलिए करवा रही हूँ कि इन केस ज़्यादा ही टफ एग्ज़ाम हो जाए तो किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और पता होना भी चाहिए। ये नहीं है कि बस 4-6 आर्टिकल करा दिए कि हाँ इसमें से एग्ज़ाम में आ जाएगा, बस यही कर लो। पढ़ना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक एक आर्टिकल को हम पढ़ते जाएंगे कि आर्टिकल 36 क्या बताता है, 37 क्या बताता है, तो ये सब हम करते जाएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो प्लीज़ उस पर इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।